बीए तृतीय वर्ष के यूनिट नंबर सेकंड का जो मेजर क्रॉप्स जो टॉपिक है उसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे गन्ने को। शुगर कैन या गन्ना या ईख भी कहा जाता है और प्राचीन समय से ही इसे हमारे शास्त्रों में एक बहुत उच्च स्थान पर रखा गया है। इसी गन्ने का प्रयोग करके गुड़, शक्कर, अल्कोहल, विभिन्न पदार्थ बनाए जाते हैं। तो उस ईख का या गन्ने का इस प्रकार से उत्पादन होता है विश्व स्तर पर, उसके बारे में आज हम जानेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, परिचय की बात करते हैं। तो गन्ना विश्व के अंदर अधिकांश जो चीनी तैयार की जाती है वह इसी गन्ने से तैयार की जाती है, तो मनुष्य के भोजन का एक प्रमुख पदार्थ है। बिना चीनी के आज किसी प्रकार से कह सकते हैं कि मनुष्य अपने किसी भोजन का जो सेवन करता है तो उसमें सबसे ज्यादा जो योगदान रहता है या सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि एक ऐसा उपयोगी पदार्थ है जिसके अभाव में खाना जो कह सकते हैं कि उसको थोड़ा सा हम अलग नहीं कर सकते या खाने से हमें चीनी को नहीं निकाल सकते। इतना हमारे लिए चीनी महत्वपूर्ण हो गया और इसी चीनी का जो निर्माण है वो गन्ने से किया जाता है। हालांकि चीनी के अलावा भी जो शकरकंद है उसका भी प्रयोग किया जाता है और आज वर्तमान समय में स्टीविया नाम की जो लीफ आती है उसका भी एक सब्स्टिट्यूट के रूप में चीनी के प्रयोग किया जाता है। लेकिन हम गन्ने की बात करते हैं तो गन्ना जो है मनुष्य का एक भोजन का प्रमुख पदार्थ है। गन्ना का जो मूल स्थान है वो दक्षिणी पूर्वी एशिया को माना जाता है। दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो भाग है वह वहां से ओरिजिन माना जाता है और कहा जाता है कि वहां से विश्व के अलग अलग भागों में, तो उष्णकटिबंधीय भागों में इसका प्रचार प्रसार हुआ। यानी वहां से मूल पौध को ले जाकर अन्य क्षेत्रों में इसे उगाया जाने लगा। लेकिन मुख्य जो क्षेत्र है वो दक्षिणी पूर्वी एशिया है। गन्ना एक 2-2.5 मीटर लंबा पौधा होता है जिसका जो तना होता है वो गूदेदार होता है, जिसके अंदर मीठा रस निकलता है, जिससे हम अच्छी तरीके से परिचित हैं। गन्ने के तने को कोलू में पेर कर उसका रस निकाला जाता है। कोलू क्या होता है तो आप शायद जानते होंगे, कोलू का बैल आपने नाम सुना होगा। तो इस प्रकार से बैलों की सहायता से एक प्रकार से इसको गन्ने में से जो रस निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे पेड़ना कहा जाता है। गन्ने से रस निकालने का कार्य, तो इस रस को फिर पकाया जाता है और पकाने के बाद गुड़, शक्कर, चीनी इस प्रकार के पदार्थ इससे निर्मित किए जाते हैं। गुड़ जो घरेलू उद्योग के रूप में माना जाता है, किंतु जो शक्कर होती है, जो चीनी होती है, उसका निर्माण बड़ी-बड़ी मिलों के रूप में किया जाता है। यानी शक्कर निर्माण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पदार्थों का योगदान रहता है। तो इसका जो प्रयोग किया जाता है वह आपके बड़ी-बड़ी जो मिलें होती हैं उसमें किया जाता है। अगर बात करें कि वर्धन काल यानी जो ग्रोथ जो टाइमिंग रहता है वो कितना होता है, तो वो काफ़ी लंबा होता है। भारत में इसकी जो ग्रोथ होती है तो लगभग 10 से 12 महीने में एक गन्ने की जो फसल है वो परिपक्व होती है। वहीं अगर हम हवाई द्वीप की बात करें, हवाई द्वीप की स्थिति आप इक्वेटर के पास मैप में लोकेट कर पाएँगे, तो वहाँ पर यहाँ पर 16 से 18 महीने में ये पककर तैयार होता है। आवश्यक भौगोलिक दशाओं की बात करें कि गन्ने को उत्पादित करने के लिए हमें किस प्रकार की भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता रहती है, तो जलवायु, तो मुख्य रूप से गन्ना जो है उष्णकटिबंधीय पौधा है जिसके लिए सामान्यतः उच्च तापमान और अधिक वर्षा और नमी की आवश्यकता रहती है। तापमान भी उच्च चाहिए, वर्षा भी अधिक चाहिए तथा नमी या आर्द्रता जिसे कहा जाता है वह भी उसे अधिक मात्रा में जरूरी होती है। तापमान की बात करें तो गन्ने के वर्धन काल में 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड का जो तापमान रहता है वो आवश्यक रहता है। यानी तेज धूप इसके लिए आवश्यक रहती है और कहा जाता है कि अगर ज्यादा धूप रहती है तो इसके अंदर कह सकते हैं कि रस की जो मात्रा है वो उस समय बढ़ती है। लेकिन धूप का अर्थ यह नहीं है कि केवल धूप ही रहे, वहां पर आर्द्रता की मात्रा भी अधिक होनी चाहिए। तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर कम हो जाता है तो पौधे की वृद्धि है वो रुक जाती है। लेकिन अगर 30 से अधिक भी चले जाता है तो भी गन्ने की फसल के लिए ये हानिकारक रहता है। गन्ने के लिए जो पाला है वो काफी हानिकारक होता है, इसकी ग्रोथ रुक जाती है और काफी नुकसान इस फसल को पहुंचता है। बारिश की बात करें तो बारिश गन्ने के विकास के लिए अधिक चाहिए, यानी नदी नमी और पानी की आवश्यकता ज्यादा रहती है, इसलिए वर्षा इसके लिए काफी लाभदायक है। इसके लिए 125 से 175 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा अनुकूल होती है। यानी ऐसे क्षेत्र जहां पर पर्याप्त बारिश हो जाती है
उन क्षेत्रों में इसे आसानी से उगाया जा सकता है। यानी तेज गर्मी भी चाहिए तथा साथ साथ उसको नमी भी मिलती रहे, इसके लिए उन क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में बारिश भी होती रहे, तो इस प्रकार का वातावरण उसके लिए अनुकूल है। कम वर्षा होती है तो वहां उन क्षेत्रों में इस गन्ने की जो सिंचाई है वहां पर कई बार इसको सिंचाई भी करने की आवश्यकता रहती है। इसका अर्थ यह है कि केवल बारिश ज्यादा होगी या नमी ज्यादा होगी वहीं पर गन्ना उगाया जा सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप वहां पर उसे सिंचाई की सहायता से भी उगाए जा सकते हैं। गन्ना पकते समय बहुत अधिक बारिश की आवश्यकता होती है, लेकिन विकास काल यानी जैसे जैसे वो ग्रोथ करता है तो उसमें आप वर्षा है तो ठीक, नहीं तो सिंचाई के माध्यम से भूमि की नमी को बनाए रख सकते हैं। बात करते हैं मिट्टी की, तो गन्ने की फसल के लिए उपजाऊ चिका प्रधान दोमट मिट्टी जो होती है वो काफी लाभदायक होती है, जिसमें चूना फास्फोरस पाया जाता है। अगर मिल जाता है नेचुरली तो ठीक, नहीं तो इस प्रकार से उसमें चूने और फास्फोरस की पूर्ति करने के लिए विभिन्न प्रकार के खादों और रसायनों का प्रयोग किया जाता है। अधिक उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता रहती है और भूमि की उर्वरा शक्ति को ये बहुत ज्यादा खींच लेता है, शीघ्र समाप्त कर लेता है। इसलिए भूमि की जो उर्वरता है, मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है उसे बनाए रखने के लिए खाद व उर्वरकों की आवश्यकता उसमें पड़ती है। खाद जिसमें आपके जो ऑर्गेनिक जिसे कहा जाता है गोबर या जो वर्मी कंपोस्ट है, या जो खली की जो खाद, खली की खाद का अर्थ होता है कि जो आपके जो तेल निकालने के बाद जो खल बच जाती है तो उसकी जो खाद बनाई जाती है वो भी इसके लिए लाभदायक है। इसके अलावा जो रासायनिक उर्वरक होता है जिसमें नत्रजन है, फास्फोरस है, पोटास है, सल्फर है, तो इस प्रकार के खादों का भी प्रयोग करके इसको उपजाया जा सकता है। अब लगाने का जो तरीका है जिस प्रकार से कहा है कि सबसे पहले जो गन्ना होता है उस गन्ने की जो गांठें होती है उसको निकाल दिया जाता है। निकालने के बाद इस चित्र में आप देखेंगे तो यहाँ पर उसे इस प्रकार से गांठों को रख दिया जाता है, फिर धीरे धीरे पानी की जो पूर्ति की जाती है, धीरे धीरे इस प्रकार से ग्रोथ करते हुए वो परिपक्व होता रहता है और फिर इस प्रकार से उसे एक एक करके काट दिया जाता है। भूमि की बात करें तो भूमि इसके लिए समतल व सुप्रवाहित जल वाली होनी चाहिए ताकि आसानी से उसमें से पानी निकल जाए। पानी भरा रहेगा तो भी उसकी जड़ें खराब हो सकती है। नमी बनी रहनी चाहिए लेकिन पानी भरा हुआ नहीं चाहिए। समतल धरातल होने पर सिंचाई आसानी से की जा सकती है तथा मिट्टी मिट्टी में नमी सुरक्षित रह सकती है जो गन्ने के लिए अनिवार्य होती है। चीनी मिलों तक अगर गन्ने को पहुंचाने के लिए यातायात की सुविधाएं भी इस समतल भूभाग में भी अच्छे तरीके से विकसित हो जाती है। यानी जो मैदानी भाग होते हैं उन भागों में इस प्रकार की कृषि करना ज्यादा पॉसिबल रहता है, बजाय किसी रेगिस्तानी क्षेत्र में वैसे भी संभव नहीं है। पहाड़ी क्षेत्रों में इसे उपजाया नहीं जाता है। आगे बढ़ते हैं। सस्ते श्रम की आवश्यकता रहती है क्योंकि ज्यादातर इन क्षेत्रों में किया जाता है, व्यावसायिक रूप से इनका उत्पादन किया जाता है, लेकिन केवल इनके जो क्षेत्र होते हैं उस क्षेत्रों के लिए सबसे पहली जो डिमांड होती है, अगर उद्योगों के स्थानीयकरण की बात करें तो उद्योगों के स्थानीयकरण में कह सकते हैं कि जो रॉ चीनी मिल को जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि चीनी मिल का जो रॉ मटेरियल है वो उसके आसपास के खेतों से ही आता है, क्योंकि ये जो गन्ना है वो वेट लॉस इंडस्ट्रीज में आता है। इसका अधिकांश जो भाग है इसकी प्रक्रिया के अंदर चला जाता है। अगर कह सकते हैं कि एक गन्ने का जो डंठल है अगर वो 5 किलो का है तो उसमें से जो रस निकलेगा वो 100-200 ग्राम या 300 ग्राम के आसपास ही निकलेगा। मोस्ट ऑफ जो उसका पार्ट्स है लाइट लगभग 80 to 90% है वो वेस्ट के रूप में यूज होगा। इसलिए ये उन्हीं क्षेत्रों में उगाया जाता है जहां पर चीनी मिलें स्थापित स्थापित होती है। तो गन्ने की कृषि में अधिकांश जो कार्य होता है वो मनुष्यों के द्वारा किया जाता है, इसलिए बड़े बड़े कृषि यंत्रों का प्रयोग नहीं होता है। इसलिए जरूरी है कि ऐसे क्षेत्रों में उगाया जाता है जहां पर सस्ते श्रमिक मिलते हैं। तो वो क्या करता है कि गन्ने की बुआई से पहले खेत को जोतने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता रहती है। गन्ने की फिर बुआई की जाती है जिसमें डंठल में से उसकी गांठें जो होती है बुआई की जाती है। फिर सिंचाई करनी पड़ती है, समय समय पर उसकी गुड़ाई खरपतवार को नष्ट करना पड़ता है। उसके गन्ने को काटने के लिए भी श्रमिकों की आवश्यकता है। उसकी जो पत्तियां होती है एक्स्ट्रा, क्योंकि अगर पत्तियां ग्रोथ ज्यादा करेगी तो डंठल का विकास नहीं होगा, तो पत्तियों को हटाने के लिए भी श्रमिकों की आवश्यकता रहती है। इसके बाद गन्ने को चीनी मिलों तक ले जाने के लिए घरेलू उपयोग के रूप में गुड़ बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता रहती है। आगे बढ़ते हैं। इसलिए गन्ने को की जो कृषि है सामान्यतः जनसंख्या बहुल प्रदेशों में की जाती है। ऐसे क्षेत्र जहां पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है उन क्षेत्रों में ही ज्यादातर इस प्रकार की कृषि की जाती है। लेकिन विदेशी स्तर पर देखें, विश्व स्तर पर देखें तो बड़े लार्ज स्केल पर बड़े बड़े मशीनों के माध्यम से भी इसे कटने का काम किया जाता है। उसे हार्वेस्ट करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जाता है। चित्र में देख रहे हैं कि गन्ने को इस प्रकार से पिराई के लिए ले जाते हैं। गन्ना जब तैयार हो जाता है तो इस प्रकार से वो बैलगाड़ियों में भर कर उसे मिल तक पहुंचाने का कार्य
करते हैं। सबसे बड़ी समस्या भी इसी संबंध में आती है कि अगर जब तक पेराई के लिए नंबर नहीं आता तब तक इन्हें वहां पर ठहरना पड़ता है। अगर वो दूसरे यातायात के साधनों का प्रयोग करे तो ट्रक को या जो भी वाहन है उसको मील के बाहर काफी दिनों तक इंतजार भी करना पड़ सकता है। इसलिए ये परंपरागत साधनों का ही प्रयोग करते हैं। तो एक भारी व सूख कर नष्ट होने वाली फसल है। ज्यादा समय तक अगर रोक के रख दिया तो उसमें रस की मात्रा कम हो जाएगी। इसलिए काटने के बाद 3 से 4 दिन के अंदर ही इसे पेड़ लेना यानी इसमें से रस निकालना आवश्यक होता है। इसलिए जल्दी से जल्दी इसको चीनी मिल में पहुंचाना पड़ता है। लेकिन पहुंचाने के लिए ये सस्ते यातायात के साधनों का प्रयोग करते हैं, जिसमें रेल मार्ग का प्रयोग करते हैं, तथा ये नहीं है तो सड़क माध्यम से वो ट्रैक्टर, बैलगाड़ी या किसी अन्य साधन के माध्यम से वो चीनी मिल तक इसे पहुंचाते हैं। बात करें इसका प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन की अगर कंट्रीज देखें तो सबसे लार्ज स्केल पर जो कह सकते हैं कि मेजर इन मिलियन टन्स, तो सबसे ज्यादा मिलियन टन्स का जो उत्पादन है आप देख पा रहे हैं कि ये आपके दक्षिणी अमेरिका का जो ये क्षेत्र है वहां पर सबसे लार्ज स्केल पर इसका उत्पादन होता है। उसके अलावा कह सकते हैं कि इसका उत्पादन है तो विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में इसका इस प्रकार से उत्पादन होता है। भारत के संदर्भ में लगभग 11,000 जो मैट्रिक टन है उसके आसपास यहाँ पर उत्पादन होता है। तो ये मेजर कंट्रीज है जहां पर गन्ने का उत्पादन इस प्रकार से होता है। क्या क्षेत्र है जिस प्रकार से ये जो दक्षिण अमेरिका का जो क्षेत्र है वो ब्राजील इंडिकेट करता है, तो इसका जो उत्पादन है सर्वाधिक जो होता है ब्राजील में होता है। उसके बाद इंडिया, चाइना, थाईलैंड, पाकिस्तान, मैक्सिको, कोलंबिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस और यूएसए में इनका अधिकांश उत्पादन होता है। अगर पर प्रोडक्शन की बात करें, लेकिन अगर एरिया की बात करते हैं तो अधिकांश जो एरिया है वो भी ब्राजील में ज्यादा है और भारत में भी ज्यादा है। लेकिन यील्ड यानी आपके कितना उत्पादन होता है, तो उत्पादन की दृष्टि से देखें तो थाईलैंड में, मैक्सिको में से, कोलंबिया में ये जो क्षेत्र है वहां पर कह सकते हैं कि इसका यील्ड जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो विश्व में प्रतिवर्ष लगभग 155 लाख हेक्टेयर भूमि पर गन्ने की फसल बोई जाती है। गन्ने का औसत वार्षिक उत्पादन लगभग 90 करोड़ टन के आसपास होता है। गन्ने की कृषि मुख्यतः लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया के उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में की जाती है कि इन क्षेत्रों में बारिश भी अच्छी होती है तथा साथ साथ में नमी की मात्रा भी यहाँ पर देखने को मिलती है। इसलिए यहाँ पर जो गन्ना उत्पादित किया जाता है उसमें रस की मात्रा अधिक होती है। रस की मात्रा अधिक होती है तो वेस्टेज कम जाएगा, रस ज्यादा निकलेगा। लैटिन अमेरिका की अगर बात करें तो लैटिन अमेरिका में आपका जो दक्षिण अमेरिका का जो क्षेत्र है ब्राजील, कोलंबिया, क्यूबा और मेक्सिको का नाम आता है। अगर एशिया की बात करें तो एशिया में भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, फिलीपींस, थाईलैंड, ताइवान इत्यादि देशों में गन्ने का उत्पादन किया जाता है। अफ्रीका में दक्षिणी अफ्रीका, मिस्र, युगांडा, मलागासी मलागासी जिसे मेडागास्कर भी कहा जाता है, तो वहां पर इसका उत्पादन किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो वहां पर हवाई द्वीप समूह और ऑस्ट्रेलिया में भी गन्ने का उत्पादन किया जाता है। उत्पादन की दृष्टि से अगर विचार करें तो ब्राजील, भारत, क्यूबा, चीन, मैक्सिको, इंडोनेशिया, फिलीपींस, पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, थाईलैंड और दक्षिणी अफ्रीका का महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस प्रकार से विश्व के अलग अलग भागों में गन्ने का उत्पादन किया जाता है। लेकिन गन्ने के उत्पादन के पीछे बहुत सारी समस्या भी आती हैं। जिस प्रकार से हमने कहा कि गन्ने को उत्पादित होने के 3 से 4 दिन के बीच में पेराई करने के लिए ले जाना पड़ता है। फिर गन्ना काट कर जब कह सकते हैं उसकी पिराई का जो प्रोसेसिंग का जो समय रहता है, तो चीनी की जो अधिकांश जो मिलें हैं वर्ष में 3 से 4 महीने ही खुली रहती है। तो चीनी जो है बनाने का काम भी वर्ष में 2-3 महीने ही रहता है, बाकी का जो समय रहता है उसमें किसी प्रकार का वर्क नहीं रहता है। तो चीनी जो मिल में काम करने वाले हैं मजदूर, वो भी इंटरेस्ट नहीं लेता क्योंकि उसमें रोजगार नहीं मिलता है। उसके अलावा भी कई ऐसी समस्या है, उनको हम पढ़ेंगे चीनी मिल को जब पढ़ेंगे। इसके अलावा पिराई का जो समय है उस समय लगातार आपको मिलों तक सामान पहुंचाना पड़ता है। भार वहन यानी इसको कह सकते हैं कि वेट लॉस इंडस्ट्रीज के अंतर्गत ये रॉ मटेरियल आता है गन्ने का, जिसका अधिकांश जो भाग है वो रॉ मटेरियल में चला जाता है। इसलिए इसको जल्दी से जल्दी, या आप कह सकते हैं कि जो परिवहन जो चार्ज है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है, वो काफी ज्यादा लगने के कारण लोगों का इसमें रुझान कम है। फिर भी अगर देखें तो विश्व स्तर पर इसका अच्छा उत्पादन किया जाता है। विश्व में जो शक्कर प्राप्त होती है या गुड़ प्राप्त होती है उसकी अधिकांश मात्रा इससे प्राप्त होती है। लेकिन इसके बाद भी सब्स्टिट्यूट के रूप में चुकंदर का भी प्रयोग किया जाना लगा है और अभी वर्तमान समय में जो स्टीविया है उसका भी प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये आपकी गन्ने का चैप्टर रहेगा।